हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लीडू सर ओरिजिन में। दोस्तों आज फिर से हम लेके आए हैं केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जामिनेशंस में बेहतर 100% आने की संभावना है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और बारी बारी से शुरू करते हैं डिस्कशन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बारी बारी से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। निम्न में कौन हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा ऐसा यौगिक होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वही नहीं बनाता जिसके अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध दुर्बल होते हैं। वैसे यौगिक जिसके अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध दुर्बल होते हैं वही यौगिक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। मतलब कि किसी भी वर्ग का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता। इसके अलावा उसके बाद जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अब जैसे वर्ग 15 की बात कर लो, तो वर्ग 15 में पहला एलिमेंट कौन सा होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक। तो केवल नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब NH3। जो NH3 होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। इसके बाद जो भी एलिमेंट है फास्फोरस, आर्सेनिक, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो वर्ग 16 में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। वर्ग 17 की बात करो तो फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद जो भी एलिमेंट है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब जैसे बात कर लो, यहाँ पे वर्ग 15 में कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। उसके बाद वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, है ना। ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा? नहीं बनाएगा ये सारे के सारे। तो नाइट्रोजन बनाएगा NH3 के साथ, ऑक्सीजन बनाएगा H2O के साथ और फ्लोरीन भी बनाएगा HF के साथ। ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लो, HF फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन H2O ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, PH3 यानी नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, तो ये सारे एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन NH3 नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो बेहद ही आसानी तरीके से तो समझ सकते हो, क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में बना सकते हो। अब आ जाओ 2 नंबर सवाल पे कि रासायनिक अधिशोषण कौन सी प्रक्रिया होती है। तो रासायनिक अधिशोषण की अगर बात करो तो अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक अधिशोषण उसको बोलेंगे जो एक बार प्रक्रिया हो जाए तो दोबारा उसको शुरू कर सकते हो, तो वैसी प्रक्रिया होती है उत्क्रमणीय। दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया वैसे उसको बोलेंगे जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा शुरू नहीं हो सकता, तो वैसी प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। तो इसमें आप ध्यान देना कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होती है ना। तो दूसरा नंबर का सवाल आंसर है अनुत्क्रमणीय। अब तीसरे नंबर सवाल पे आप आ जाओ, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक ऑप्शन में देखो, ये OH एल्कोहल का होता है, COOH ये कार्बोक्सिलिक का क्रियाशील मूलक है, CHO ये एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है और CONH2 ये एमाइड का क्रियाशील मूलक है। इसको एमाइड बोलेंगे, ये एल्डिहाइड है, COOH ये कार्बोक्सिलिक है और OH कौन सा है? एल्कोहल। तो ये सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, 100% एकदम आएंगे सवाल। तो ये आप फार्मूले को आप याद रखो, बहुत ही फायदा होने वाला है एग्जामिनेशंस में। तो आप अगले सवाल पे आ जाओ, डाई इथाइल ईथर का सूत्र निम्न में से कौन सा है? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल मतलब 2 बार इथाइल और ईथर मतलब ईथर का सूत्र होता है कार्बन बीच में ऑक्सीजन फिर कार्बन बीच में ऑक्सीजन फिर कार्बन, इसको बोलोगे आप ईथर। तो कौन सा फॉर्मूला डाई इथाइल ईथर होगा? डाई इथाइल मतलब इथाइल 2 बार, CH2 CH3 2 बार और एक ईथर मतलब बीच में ऑक्सीजन। अब ये देखो CH3 OCH3 ये 2 बार मिथाइल है, तो इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम है इसका? डाई मिथाइल ईथर। CH3 OCH2 CH3 है, इसका नाम है, यह है इथाइल, यह है मिथाइल, इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर?
ये CH3 CH2 O CH2 CH3 ये है इथाइल, ये है भी इथाइल, दो बार इथाइल है तब इसको बोलेंगे डाई इथाइल, और बीच में ऑक्सीजन है मतलब ईथर है, तो डाई इथाइल ईथर का सूत्र क्या होगा, ये डाई इथाइल ईथर। ये CH3OH इसका नाम है एल्कोहल, CH3OH का नाम क्या है, एल्कोहल नाम है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। FCC इकाई सेल, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। FCC इकाई सेल का पैकिंग प्रभाज कितना होता है, तो पैकिंग प्रभाज डिपेंड करेगा उसके संकुलन क्षमता पर। किसी भी इकाई सेल का जो संकुलन क्षमता होता है उस पे पैकिंग प्रभाज डिपेंड करेगा। संकुलन क्षमता FCC की अगर बात करो तो FCC में दो चार बातें आप याद रखना। FCC इकाई सेल में सबसे पहले बात होगी परमाणुओं की संख्या 4 FCC में। दूसरी बात होगी FCC का उप सहसंयोजन संख्या 12 होता है, यह भी आप याद रखना, हमेशा पूछता है। तीसरी बात याद रखो, FCC इकाई सेल का संकुलन क्षमता 74%। संकुलन क्षमता मतलब होता है उस इकाई सेल में कितने स्थान भरे हुए हैं, 74% भरे हुए हैं। और चौथी बात होती है FCC इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान, यानी 74% उसका स्थान भरा हुआ है, तो बाकी के खाली स्थान कितने होंगे, 26%। अगर इसमें पैकिंग प्रभाज की अगर बात होगी तो पैकिंग प्रभाज डिपेंड करता है संकुलन क्षमता पर, यानी FCC इकाई सेल का संकुलन क्षमता 74%, तो पैकिंग प्रभाज 74/100 मतलब 0.74। तो पैकिंग प्रभाज कितना हो गया FCC का, 0.74। ये सी नंबर ऑप्शन आपके सत्य है। अगले सवाल पे आते हैं। K3CuCN का होल 4 Cl2 में कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको बताना है तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लेते हैं रफ। एक पोटेशियम का चार्ज होता है प्लस का 1, तो 3 पोटेशियम का हो जाएगा प्लस का 3 प्लस। कॉपर का निकालना है तो जिसका निकालना है उसको अपन x मानते हैं। Cn का होल 4, एक Cn का चार्ज होता है माइनस का 1, तो 4 Cn का हो जाएगा माइनस का 4। उसके बाद 2 Cl है, एक Cl का चार्ज माइनस का 1, तो 2 Cl का माइनस का 2 बराबर में 0। x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से x बराबर 4 2 6 माइनस 6 प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3 बराबर -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3, x बराबर प्लस का 3। यानी इस यौगिक में, इस संकुल यौगिक में कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में कौन एक संक्रमणहारी है। संक्रमणहारी का मतलब एंटीसेप्टिक। संक्रमणहारी का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां चीजें संक्रमित हो जाए तो उसको नष्ट करने के लिए, संक्रमण को नष्ट करने के लिए। जैसे कहीं अगर आपके बॉडी में कहीं पे जलन हो गया है, जल गया है, या तो फिर कहीं पे आपके घाव हो गए, यहीं पे या तो कहीं पे कट गया हो, तो वहां पे इस प्रकार, इस तरीके से वहां पे संक्रमित, वो जगह संक्रमित हो जाती है, तो संक्रमण को हटाने के लिए नहीं हम वहां पे एक संक्रमणहारी यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। और उसमें कौन सा एक निम्न में एक एंटीसेप्टिक होगा, तो पैरासीटामोल। एंटीसेप्टिक तो नहीं है। पैरासीटामोल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं ज्वारनाशी में या पीड़ाहारी में। पैरासीटामोल इस्तेमाल करेंगे ज्वारनाशी या पीड़ाहारी। डेटॉल का अपन इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अगर कहीं पे आपका कट गया है, या तो कहीं पे शरीर में चोट लगने से ब्लड निकलने लगा, या तो कहीं पे आपका जलन होने लगा, जल गया है किसी चीजों से, तो उसको हम वहां पे हम क्या लगाते हैं, डेटॉल लगाते हैं। पेनिसिलिन तो नहीं होगा, प्रति अम्ल भी नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं। CuNO3 का होल 2 कॉपर कार्बोनेट का वांटफ गुणांक कितना होगा। जब कॉपर कार्बोनेट को ब्रेक करोगे तो ये टूट जाएगा कॉपर 2 प्लस और 2NO3 माइनस में, यानी 2 ऋणायन के बने, 1 धनायन के बने। तो कॉपर कार्बोनेट को जब वियोजित करोगे तो 2 ऋणायन का आयन बनेगा, 1 धनायन के आयन बनेंगे, यानी कुल आयन बनेंगे 3, तो इसके वांटफ कारक होंगे 3। तो वांटफ कारक अगर किसी यौगिक का आपको बताना है तो वियोजित होने के बाद जितने आयन के निर्माण हुए, धनायन और ऋणायन दोनों को ऐड करके जितने भी आयन के निर्माण होंगे उसी को आप क्या बोलोगे, वांटफ कारक। तो 3 वांटफ कारक इसके होंगे। अगले सवाल पे आ जाओ कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु क्या होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु आप याद रखना हमेशा 0.693/K। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु 0.693/K। अब ये आ जाओ 10 नंबर सवाल पे, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। K3ZnCl का होल 6 संकुल यौगिक निम्न में किस प्रकार का समावयता है। ये जो यौगिक है आपके पास संकुल यौगिक, ये निम्न में किस प्रकार का समावयता है।
आयनन है या जैमितिक है या सहसंयोजन, तो इसको बोलोगे जैमितिक समावयवता। कौन सा समावयवता? जैमितिक। अब देखो इसका जैमितिक कहने का क्या मतलब है कि जिस संकुल यौगिक में उसके उप सहसंयोजन संख्या 6 आ जाए, याद रखना, अगर जिस संकुल यौगिक में उसका उप सहसंयोजन संख्या 6 आ जाए तब वैसे समावयवता कौन सा होंगे? जैमितिक समावयवता होंगे। अब इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितना आएगा? 6 आएगा, मतलब इसमें टोटल लिगेंड्स की संख्या कितनी है? 6 है ना लिगेंड्स की संख्या। ये सेंट्रल एटम के साथ जो उदासीन धनायन या ऋणायन लिगेंड्स के संख्याएं को हम क्या बोलेंगे? उप सहसंयोजन संख्या बोलेंगे। तो ऐसे संकुल यौगिक, वैसे संकुल यौगिक जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तब उसको बोलोगे जैमितिक समावयवता। क्लियर है बातें? ये है जैमितिक समावयवता। हाँ ना बोलो? क्लियर? अगले सवाल पे, फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होगा? अब ये फास्फोरस का संकेत होता है P, लेकिन इसके अनुसूत्र P या P2 नहीं होंगे। याद रखना, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा सवाल है लेकिन बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आते रहेंगे एग्जामिनेशंस में। तो छोटा सा सवाल P4 का अनुसूत्र पूछा है, तो P4 का अनुसूत्र होता है फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? P4। क्लियर है? फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होगा? P4। याद रखना। अब इसी में पूछ जाए कि P4 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, सवाल आ जाए, इससे रिलेटेड आता है सवाल। P4 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 0। P4 यानी एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक या बहुपरमाणविक ऐसे अणु हो जाए तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब इसी में आ जाए एक सल्फर वाली बातें। फास्फोरस का अनुसूत्र P4 और सल्फर का अनुसूत्र होता है एसिड। याद रखना, फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? फास्फोरस का अनुसूत्र होता है P4 और सल्फर का अनुसूत्र होता है सल्फर का एसिड। सल्फर का क्या होता है? एसिड। फास्फोरस का P4, सल्फर का एसिड। अगर सवाल आ जाए कि बताओ S8 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, सल्फर के अनुसूत्र एसिड का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, या तो फिर यह सवाल आ जाए फास्फोरस के अनुसूत्र P4 का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो दोनों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है, दोनों का। याद रखना, ये बातें हमेशा याद रखो। P4 फास्फोरस का, एसिड सल्फर का, और दोनों का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया सवाल, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चंस में निम्न में किससे तांबा का निष्कर्षण होता है, तो तांबा का निष्कर्षण उसके कॉपर पायराइड, उसके अयस्क कॉपर पायराइड से होता है तांबा का निष्कर्षण। और कॉपर पायराइड का फॉर्मूला होता है CuFeS2। कॉपर पायराइड का फॉर्मूला क्या होगा? CuFeS2। अगले सवाल 13 नंबर है, CH3CH2Cl, इसको अगर जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया गया तो उत्पाद क्या बनेगा? CH3CH2Cl, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। जब आप इथाइल क्लोराइड को जलीय क्योज के साथ अभिक्रिया कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? अब यहां पे ध्यान से देखो, KOH को जब तोड़ोगे तो K प्लस OH माइनस में टूटेगा, CH2Cl को जब तोड़ोगे तो Cl माइनस और C प्लस में टूटेगा। तब यहां से K प्लस Cl माइनस को लेके बाहर गया, जैसे ही K प्लस Cl माइनस को लेके बाहर गया, ये OH माइनस इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, आके जुड़ेगा, ये बन जाएगा CH3CH2OH। लेकिन जलीय KOH है तो एल्कोहल बनेगा। अगर यहाँ पे एल्कोहलिक KOH रहता तब अल्कीन बनता। ये क्वेश्चन हम कई बार करवाए हैं, बहुत ज्यादा बार, और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी कई बार पूछा है, बहुत ज्यादा बार पूछा है। ठीक है, याद रखना, छोटी सी बातें हैं कि जब जलीय KOH होगा तो एल्कोहल बन जाएगा, लेकिन एल्कोहलिक KOH होगा तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा यानी इथीन बनेंगे, है ना, 2 कार्बन वाले। तो ये जलीय KOH है तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। ये बी नंबर ऑप्शन इसके सत्य होंगे। अगले सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी रोग। कौन सा रोग? अस्कर्वी रोग। अब यहाँ पे ऑप्शन है बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। रतौंधी किससे होगा? विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स वैसे बीमारी जिसमें सूखापन आता है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, और अस्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। क्लियर है?
तो ये सारे सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 तक। आप इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करो या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 15 नंबर सवाल, निम्न में कौन एक प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय आयन को पहचानने के लिए एक छोटा सा रूल आप याद रखना। प्रतिचुंबकीय वही आयन होंगे जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी, अर्थात जिस आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वही आयन प्रतिचुंबकीय होंगे। अब यहां पे आप एग्जांपल पे समझो, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट का कितना 27 है ना, 2+, यानी इसके लास्ट में आएंगे 3d7, इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ये प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। निकेल 2+, इसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। कॉपर 2+, इसके पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। Zn2+, यानी इसके लास्ट में आएंगे 4s2 3d10, तो 2+ का मतलब 4s2 से इलेक्ट्रॉन गया तो लास्ट में बचेगा सिर्फ 3d10, यानी इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो Zn2+ आयन कैसे होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे। तो प्रतिचुंबकीय कौन कौन होगा आप याद रखना, जैसे देखो स्कैंडियम 3+, Zn2+, कॉपर प्लस, है ना, इसके बाद टिटेनियम 4+, है ना, ये सारे के सारे आयन कैसे होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे। अब अगर ये चीजें अगर आपको याद नहीं रहेगी कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कैसे निकालेंगे, तो आप ये 4 एलिमेंट जनरली यही 4 रहता है, जनरली यही 4 आपके आयन देंगे, तो यही आपके प्रतिचुंबकीय भी होंगे और साथ ही साथ कैसे होंगे? साथ ही साथ रंगहीन भी होंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन सा आयन रंगीन है या कौन सा आयन रंगीन नहीं है, या फिर कौन सा आयन रंगहीन है। तो रंगहीन कौन कौन होंगे? स्कैंडियम 3+, Zn2+, कॉपर प्लस, टिटेनियम 4+, ये सारे के सारे प्रतिचुंबकीय भी होंगे और रंगहीन भी होंगे। और यही आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में सवाल आते हैं। तो इसी 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा तो आप उसको टिक करना, आप एकदम इसको नोट करना, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल पे आ जाओ, निम्न में किसके द्वारा बाध्य भट्टी में, बाध्य भट्टी मतलब होता है इंडक्शन फर्नेस, जहां से हम आयरन का निष्कर्षण करते हैं, एक चिमनी भट्टा होता है ना, जहां पे ईंट वगैरह पकता है उसी आकार का होता है, उसमें हम आयरन के ऑक्साइड को डालते हैं तो हीट होता है, अलग अलग प्रक्रिया होता है, तब नीचे में जाके हमको पिटवा लोहा यानी स्पॉन्जी आयरन का उत्पाद होता है, फिर उसको हम हीट करके शुद्ध करके प्योर आयरन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं बाध्य भट्टी। तो बाध्य भट्टी में लौह ऑक्साइड का अपकरण होता है, लौह ऑक्साइड उसमें डालोगे तो वह प्रक्रिया प्रगलन होगी, तो उस लौह ऑक्साइड का क्या होगा? हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीकरण होगा, उच्च ताप पर, और उसमें उच्च ताप पर जो ऑक्सीकरण करोगे तो वो ऑक्सीकरण होगा कार्बन या कोक की उपस्थिति में, तो वह प्रक्रिया कहलाएगी प्रगलन। तो यही सवाल आपसे पूछा गया है कि लौह ऑक्साइड का अपकरण किसके द्वारा होता है? तो कार्बन के द्वारा होता है। क्लियर है? तो ये बातें आप याद रखना। अगला सवाल पे आ जाओ, पॉलीथीन। पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन, पॉली मतलब बहुत सारे, थीन मतलब इथीन, यानी बहुत सारे इथीन जब आपस में मिलेंगे तो पॉलीथीन बनाएंगे। पॉलीथीन, समझो बात से, पॉलीथीन, पॉलीथीन, इथीन, पॉलीइथीन, इथीन बहुत सारे, यदि काफी सारे एकलक इथीन के रहेंगे तब पॉलीथीन बनाएंगे, तो इथीन इसका सही आंसर होगा। क्लियर? पॉलीथीन एक बहुलक है इथीन का। अब 18 नंबर सवाल है, K3Cr का होल 2 में क्रोमियम का उप सहसंयोजन संख्या अगर आपको बताना है तो उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा? En का होल 2, En का मतलब है इथीन 1,2 डाइएमीन, En का क्या मतलब है? इथीन 1,2 डाइएमीन। En और C2O4 दो ऐसा लिगेंड्स है, एक En दूसरा C2O4, ये दोनों डाइडेंटेड लिगेंड्स है, यानी जितनी ये लिगेंड्स की संख्या होगी उसका दुगना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ध्यान देना, ये लिगेंड जितनी संख्या में रहेगी, अगर इसका उप सहसंयोजन संख्या बताना है तो En और C2O4 जितनी संख्या में होगी सीधे उसका दुगना उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। En का होल 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे सवाल आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हो, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, हम यहां से अभिक्रिया बना के दिखा देते हैं, इसको आप नोट कर लिए होगी। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु से करवाते हो,
एथिल ब्रोमाइड क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड होता है CH3Br, सॉरी C2H5, C2 ऐसे करना। एथिल ब्रोमाइड होगा CH3CH2Br। एथिल ब्रोमाइड को जब सोडियम धातु से विक्रिया करवाते हो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? सोडियम Br को लेके जाएगा, तो जैसी Br यहां से जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा अनाथ। तो इस अनाथ को साथ देने के लिए अपन एक एथिल ब्रोमाइड और लेते हैं, तो यहाँ पे एक सोडियम और लेना होगा, तो 2 सोडियम 2 Br को लेके अलग होगा। तो जैसे 2 सोडियम 2 Br को लेके अलग हुआ, ये कार्बन अनाथ, ये कार्बन अनाथ, दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो बन जाएंगे CH3 CH2 फिर CH2 और फिर CH3, यानी इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है ये? ब्यूटेन। 4 कार्बन के क्या बन गए? ब्यूटेन बन गए। अगले सवाल पे आ जाओ। H2SO4 एक अम्ल है। कैसा अम्ल है? H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। जब H2SO4 का जल में वियोजित कराओगे तो जल में घुलने के बाद ये 2 हाइड्रोजन और एक SO4 माइनस आयन देगा, मतलब जितने H प्लस आयन बनेंगे उतने ही भास्मिक वो अम्ल होंगे। H2SO4 को जल में घोलोगे तो 2 H प्लस आयन देगा, तो 2 ही भास्मिक अम्ल। अगला सवाल है कि नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से होगा? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। फॉर्मूले पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? HNO3। और इस नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से होगा? तो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन उष्टबाल विधि से होता है। किससे होगा? उष्टबाल विधि से। और नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किससे होता है? तो सबसे पहले अमोनिया और हवा के मिश्रण को हम प्लेटिनम की जाली से प्रवाहित करवाते हैं, यानी नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन उष्टबाल विधि से होगा। और इसमें जो उत्प्रेरक शामिल होगा उस उत्प्रेरक का नाम होगा प्लेटिनम। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, ध्यान देना आप इसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उष्टबाल विधि। क्लियर है? अब यहां से देखो, हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन होता है। हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन, उष्टबाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक अम्ल का उत्पादन, और डेकोन विधि से क्लोरीन का उत्पादन होता है। डेकोन विधि से क्लोरीन। फिर से, हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन, उष्टबाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन, संपर्क विधि से क्लोरीन का उत्पादन, सॉरी गंधक अम्ल का उत्पादन यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल का उत्पादन, डेकोन विधि से क्लोरीन का उत्पादन। तो ये सारे उत्पादन होते हैं, आप इसको याद रखना। अगला सवाल है कि किसी आयनिक क्रिस्टल में शॉटकी एवं फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। किस प्रकार के आयनिक क्रिस्टल में शॉटकी दोष भी होगा और फ्रैंकल दोष भी होगा? तो शॉटकी दोष के बारे में बेसिकली जान लो, छोटी सी बातें। शॉटकी दोष वैसे क्रिस्टल में होता है जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या समान होती है। फ्रैंकल दोष वैसे क्रिस्टल में होता है जिसके धनायन के आकार छोटे होते हैं, ऋणायन के आकार बड़े होते हैं। शॉटकी दोष में क्या होगा कि आयनिक क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी होती है। फ्रैंकल दोष में होता है, फ्रैंकल दोष में किसी आयनिक क्रिस्टल से कोई एक धनायन अपने स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल में किसी अंतराकाशीय स्थान में शिफ्ट हो जाता है, उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको अपन फ्रैंकल दोष के नाम से जानते हैं। और फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहां से ये सवाल है कि कौन ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं? तो उस क्रिस्टल का नाम है EgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। आप इसको याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड में शॉटकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की 5F श्रेणी, 5F श्रेणी को प्रदर्शित किया जाता है, तो ये F ब्लॉक से रिलेटेड बातें हैं। F ब्लॉक को 2 श्रेणी में बांटा गया, एक लैंथेनाइड्स, दूसरा एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स को बोलेंगे 4F श्रेणी और एक्टिनाइड्स को बोलेंगे 5F श्रेणी। तो 5F श्रेणी किसको प्रदर्शित करेंगे? एक्टिनाइड्स को। और लैंथेनाइड्स किसको बोलेंगे? 4F श्रेणी को बोलेंगे। अगला सवाल कि जब एथिल क्लोराइड मतलब CH3Cl, ये CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड, यह एथिल क्लोराइड को KCl यानी पोटेशियम साइनाइड किसके साथ गर्म किया जाए? पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है, यानी कौन सा उत्पाद बनता है? जब एथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड से गर्म करोगे तो यहां से KCl को लेके बाहर जाएगा और ये CN इस कार्बन से आके जुड़ेंगे तो बन जाएंगे CH3CH2Cl,
यानी इथाइल साइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? बी नंबर ऑप्शन, इथाइल साइनाइड, CH3 CH2 Cl ये बन जाएंगे। जब एथिल क्लोराइड को KCl के साथ गर्म करोगे तो CH3 CH2 Cl का उत्पाद होगा। अगला सवाल, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराने पर बेकेलाइट का निर्माण होता है? बेकेलाइट एक विद्युत रोधी पदार्थ। बेकेलाइट कैसा है? एक विद्युत रोधी है। तो फिनॉल की अभिक्रिया आप किसके साथ कराओगे तो बेकेलाइट बनेगा। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार सवाल आए हैं तो याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल को जब फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा? बेकेलाइट बनेगा। फिनॉल को जब फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे तो बेकेलाइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26, एन ब्यूटिल एल्कोहल। एन ब्यूटिल एल्कोहल होता है CH3 CH2 CH2 CH2OH। एन ब्यूटिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? जिसको मिटाते हैं और यहाँ पे रिएक्शन हम बनाते हैं। छोटा सा रिएक्शन है और बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये क्वेश्चंस, ये रिएक्शन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। बेहद ही छोटा सा रिएक्शन है। एथिल क्लोराइड, सॉरी, एन ब्यूटिल एल्कोहल। एन ब्यूटिल एल्कोहल होता है CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, इसको जब ऑक्सीकरण कराओगे तो सबसे इसका ऑक्सीकरण करा दो KMnO4, है ना, अम्लीय माध्यम में, हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया यहां से होने का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या प्रक्रिया है? हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। अब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा इस कार्बन से। इन तीनों कार्बन में कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे है वैसा रहेगा। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्कोहल से और दूसरा हाइड्रोजन अल्कोहल से जुड़े कार्बन से। दो हाइड्रोजन निकलेंगे, एक ऑक्सीजन आएंगे। दो हाइड्रोजन निकला, एक ऑक्सीजन आया, तो ये बन गया COOH। क्या बन गया? दो हाइड्रोजन निकला तो दो हाइड्रोजन निकल गया, एक ऑक्सीजन आ गया तो COOH। ये बन गया आपका COOH। अब इसका नाम है 1 2 3 4, चार कार्बन को क्या बोलोगे? ब्यूटेन। कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है तो ये ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ब्यूटेनोइक एसिड, ए नंबर ऑप्शन इसके सत्य होंगे। 27 नंबर सवाल, 0.5 m बिलियन का निम्न में किसका क्वथनांक का उन्नयन अधिकतम है? 0.5 m बिलियन का निम्न में किसके क्वथनांक के उन्नयन अधिकतम होंगे? तो क्वथनांक का उन्नयन अधिकतम किसका होगा? तो क्वथनांक के उन्नयन की अगर बात कर लो तो जिसके वांट ऑफ कारक ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे देखो KCl को जब वियोजित करोगे तो एक K प्लस देगा, एक Cl माइनस देगा, एक धनायन एक ऋणायन, दोनों मिलके 2 होंगे। इसका I का मान हो जाएगा 2। क्लियर? अब इसमें CuNO3 का होल 2, यहां से जब इसको वियोजित करोगे तो एक कॉपर 2 प्लस देगा, 2 NO3 माइनस देंगे। NO3 2 बोल देंगे ना, NO3 2 है, एक है कॉपर, तो I का मान हो जाएगा 3, 2 1 3। यूरिया में I का मान होगा 1, ग्लूकोज में भी I का मान होगा 1। सबसे ज्यादा I का मान किसमें? कॉपर कार्बोनेट में। तो कॉपर कार्बोनेट के क्वथनांक के उन्नयन सबसे अधिकतम होंगे। क्लियर है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस का कॉपी करो अच्छे से, और इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम आएंगे। अट्ठाईस नंबर सवाल, एनिसोल की क्रिया HI से कराने पर उत्पाद क्या बनता है? तो एनिसोल की अगर बात करो तो एनिसोल होता है एक ईथर का समूह। एनिसोल होता है बेंजीन के साथ, यह है बेंजीन के साथ OCH3, इसका नाम है एनिसोल। यानी एनिसोल का नाम है बेंजीन के साथ OCH3, इसको क्या बोलेंगे? एनिसोल बोलेंगे। बेंजीन के साथ OCH3, इसका नाम है एनिसोल। अब एनिसोल की क्रिया HI से करा दो, यानी इसको HI के साथ अभिक्रिया करा दो। HI के साथ जैसी अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? HI टूटेगा आपस में, है ना, I माइनस H प्लस टूट जाएगा, और यहां से OCH3, O माइनस CH3 प्लस यहां से टूटेंगे। अब प्लस जाएंगे माइनस के साथ, यानी ये CH3 I को लेके निकलेगा, है ना, और H इस कार्बन ऑक्सीजन से आके जुड़ेगा, यानी सिंपल ये बन जाएगा बेंजीन के साथ OH, यानी क्या बन गया? फिनॉल, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा? CH3I। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फिनॉल। जब एनिसोल की क्रिया HI से कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? फिनॉल बनेगा। एनिसोल होता है फिनाइल
फिनाइल मिथाइल ईथर। NaCO क्या होता है? फिनाइल मिथाइल ईथर। अब इसकी क्रिया HI से करा दो तो मिथाइल आयोडाइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? फिनॉल। 29 नंबर है Zn2+ निम्न में किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। Zn2+ का मतलब है जिंक यानी 30 इलेक्ट्रॉन, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने बचे? 28 बचे। 28 इलेक्ट्रॉन, इन चारों में से किसके पास 28 इलेक्ट्रॉन की संख्या है? और कॉपर 2+ की अगर बात करो तो कॉपर का होता है 29, 2+ का 4, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, कितने बचे? 27 बचे। ये तो नहीं होगा। निकेल 2+, निकेल का क्या होगा? 28 में से 2 गया तो 26 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं हुए। कॉपर प्लस, कॉपर का 29, 1+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितने बचे? 28, यहां भी 28, यहां भी 28, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? Cu2+। ये Cu2+ सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे Zn2+ के साथ। अगला सवाल, एसीटैल्डिहाइड की क्रिया CH3MgBr से करा दो तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो चलो इसमें रिएक्शन बना के देख लेते हैं। इसको हम यहां से मिटाते हैं और एक रिएक्शन बनाएंगे। एसीटैल्डिहाइड की क्रिया किससे करवा दिए? CH3MgBr। इसका मतलब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसको आप देख लो। एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड होता है CH3C⋯OH। किससे करा दिए? CH3MgBr से करा दिए। अब यहां पे देखो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो O पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। CH3MgBr ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड टूटेंगे तो मैग्नीशियम प्लस जाएगा O- के साथ और CH3 माइनस आएगा C+ के साथ। तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे CH3, फिर CH तो है ही CH, अब इस CH के साथ कौन आ गया? ये आ गया ये CH3 आ गया ना, ये CH3 और साथ में आ गया OMgBr आ गया। क्लियर है? अब इसको करा देना है जल अपघटन। क्या करा देना है? जल अपघटन। तो जब इसका जल अपघटन कराओगे तो जल किसमें टूटेगा? H+OH- में। फिर से ये बॉन्ड टूटा तो प्लस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे, प्लस जाएगा माइनस के साथ और माइनस जाएगा प्लस के साथ, तो ये क्या बन जाएंगे? CH3 CH के साथ OH और ये यहाँ पे CH3। क्लियर है? तो ये बन गया आपका एल्कोहल। कौन सा ग्रुप बना? एल्कोहल बना। ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़े हैं तो ये होंगे आपके 2 डिग्री एल्कोहल। कौन से एल्कोहल बनेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। और ये प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 2-प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या बनेगा? 2-प्रोपेनॉल। क्लियर है? अगले सवाल पे 0.2 MH3PO4 की समानता क्या होगी? 0.2 MH3PO4। अब यहां से H3PO4 की बात कर लो तो H3PO4 जब वियोजित होंगे तो 3 H+ आयन देंगे। कितने देंगे? 3 H+ आयन। तो जितना H+ आयन दिया उतना ही से 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना H+ आयन दिया यानी 3 H+ आयन दिए तो वो 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 0.6। ये इसके राइट आंसर होंगे। इसकी समानता। अगला सवाल 32 नंबर है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? तो मोल लीटर -1 सेकेंड -1। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मोल लीटर -1 सेकेंड -1। अगला सवाल, सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क होता है? सिनेबार Ag मतलब आर्जेंटाइट और ये Ag सिल्वर का अयस्क होता है AgS आर्जेंटाइट। Sn यानी टीन स्टोन, SnO2 टीन स्टोन। Pb का मतलब होता है PbS या PbO, PbS यानी गैलेना। Hg होता है मरकरी, तो मरकरी का HgS इसका नाम है सिनेबार। तो सिनेबार किसका अयस्क होगा? मरकरी का अयस्क होगा सिनेबार यानी Hg का। क्लियर है? सिनेबार मरकरी का अयस्क होगा। अगला सवाल, CH3OH के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? पहला यौगिक। तो ये आप देख लो, यहां से बना देते हैं। CH3OH के ऑक्सीकरण करा दो तो ऑक्सीकरण कराने का मतलब है कि यहां से हाइड्रोजन का निकलना। एक हाइड्रोजन एल्कोहल से निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन एल्कोहल से जुड़े कार्बन से। यहां से एक H निकले, आप इसको लिख सकते हो ना ऐसे, CH3 को CH2H। यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला तो क्या बचा? HC⋯OH यानी एल्डिहाइड बना। पहला यौगिक कौन सा बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। CH3OH के ऑक्सीकरण कराओगे तो पहला यौगिक कौन सा प्राप्त होगा? एल्डिहाइड। अब यहां पे देखो, ये है एसिटामाइड। क्या कौन सा यौगिक है? एसिटामाइड।
एसिटामाइड की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड से कराओगे, यानी ये अपकारक पदार्थ है, ये एसिटामाइड को अपकरण कराएगा, मतलब ये 4 हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया करेगा, तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहां से इसके साथ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2, और यहां से पानी बाहर निकल चुकेगा CH3 CH2 NH2। ये कई बार रिएक्शन हम करवा चुके हैं, है ना, कई क्लासों में रिएक्शन हम करवा चुके हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में कई बार ये रिएक्शन हो चुका है, ये एग्जामिनेशंस में आते हैं, बार बार आते हैं, तो ये आपको बेहतर समझना होगा कि अपग्रेड हम कैसे कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो कौन सा उत्पाद बनेगा, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36 नंबर सवाल है, SN2 अभिक्रिया में जलांशन से उत्पाद अवस्था है। अब सबसे पहले ये बात समझो कि SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। SN2 अभिक्रिया में 1 डिग्री कार्बोधनायन सबसे अधिक स्थायी होगा। कौन सा? 1 डिग्री कार्बोधनायन सबसे अधिक स्थायी होगा, और ये एक पद में अभिक्रिया संपन्न होती है। 1 डिग्री कार्बोधनायन में कोई एक नाभिक रागी पश्च आक्रमण करता है, पीछे से पश्च आक्रमण करता है, तो उस आक्रमण के बाद जो अवस्था उत्पन्न होती है, उस अवस्था को आप क्या बोलोगे? संक्रमण अवस्था। क्या बोलोगे उसको? संक्रमण अवस्था। क्लियर है? SN1 अभिक्रिया, ये SN2 अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया की बात हुई तो SN1 अभिक्रिया में 2 चरण में अभिक्रिया संपन्न होती है। पहला चरण मंद होता है, दूसरा चरण तीव्र होता है। तो जो मंद चरण में अभिक्रिया प्रक्रिया उत्पन्न होगी अवस्था, उसको बोलेंगे मध्यवर्ती प्रक्रिया। और SN1 में 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, लेकिन SN2 में 1 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी, SN1 में 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी। क्लियर है? तो SN2 की बात कर लो तो SN2 अभिक्रिया में 1 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी, SN2 में संक्रमण अवस्था उत्पन्न होगा। अगला सवाल, निम्न में कौन एक अनुषंग गुणधर्म है? तो अनुषंग गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं: वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रसरण दाब। यहां से डेल्टा टीवी को बोलोगे क्वथनांक का उन्नयन, है ना, ये आपके अनुषंग गुणधर्म है। केवी उन्नयन स्थिरांक है, केएफ हिमांक स्थिरांक है। तो ये दोनों अनुषंग गुणधर्म नहीं है, ये केवल स्थिरांक, ये कांस्टेंट वैल्यू है, अनुषंग गुणधर्म नहीं है। अगले सवाल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH को जब जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो ये बड़ा ही सस्ता सा रिएक्शन है, आप देख लो इसको। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अभिक्रिया किससे करवाना है? जल के साथ। जल किस में टूटेगा? H+ और OH- में। सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे, माइनस आएंगे प्लस आएंगे, प्लस वाला इसके साथ माइनस वाला इसके साथ, क्या बन जाएगा? CH3C के साथ OH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? एक हाइड्रोजन आके CH2। अब यहां से देखो, ये XYZ वाला, XYZ, X का हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे। क्लियर है? ये बन जाएंगे CH3C के साथ डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड CH3, यानी क्या बन गया? ये कीटोन बन गया, CH3CO CH3। ये रिएक्शन पिछले वीडियो में भी हम करवा चुके हैं, वहां पे आप देख सकते हो, बेहतर तरीके से समझा चुके हैं। CH3CO CH3 इसी प्रकार का सवाल था। 39 है, निम्न में कौन एक बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस की बात करो, यानी अक्रिस्टलीय ठोस। वैसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस होंगे जिसका अनिश्चित और अनियमित पैटर्न होगा, उसी को बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो कौन सा है? NaCl क्रिस्टलीय है, शर्करा क्रिस्टलीय है, कुरेलम क्रिस्टलीय है, मतलब रवादार है। लेकिन बेरवादार कौन है? रबर, यानी अक्रिस्टलीय ठोस है रबर। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर में आपका ये IPAC नेम लिखना है। तो भाई IPAC नेम और ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या, ये तीनों क्वेश्चन एक एक आपके एग्जामिनेशंस में रहेंगे, यानी 3 नंबर आप आसानी से बटोर सकते हो, 3 से 4 नंबर, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो IPAC नेम कैसे लिखाएगा? इसके एक टॉपिक ही है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, उप सहसंयोजन यौगिक। उसमें आपको किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाए हैं और उसके IPAC नेम को लिखना सिखाए हैं, तो सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके बेहतर देख सकते हो, सीख सकते हो और एग्जामिनेशंस में बेहतर करके आ सकते हो। इसका चलो IPAC नेम लिखते हैं। पहले ब्रैकेट के बाहर कौन है? लिथियम। लिथियम 4 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लिथियम है तो लिथियम, सिंपली इसका नाम लिख देंगे लिथियम।
उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जिंक NH3 का होल 4, ये है एमीन 4 है, 4 को लिखेंगे टेट्रा और NH3 को क्या बोलेंगे, एमीन, टेट्रा एमीन। क्लियर। उसके बाद जिंक, जिंक यहाँ पे उदासीन लिगेंड से जुड़ा है तो जिंक का जिंक ही होगा, उसके नाम में कोई चेंज नहीं, जिंक। उसके बाद जिंक का ऑक्सीकरण संख्या, लिथियम का +4 x 0 - 2 आ जाएगा 2। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर Cl2 है तो नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्लियर है। तो ये इसका आईपीसी नेम है। इस आईपीसी नेम को बेहतर आप समझो, इसको लिखो और एग्जामिनेशंस में बना के आ सकते हो। तो सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये सारे के क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चंस का बेहतर, एक एक ऑप्शन के साथ बेहतर डिस्कशन हुआ है। तो आप सारे क्वेश्चंस का आप बेहतर नोट्स बनाओ और इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।